आपके नजरिए से सोना चांदी अभी किस चाल में है और आने वाले वक्त में क्या रंग रूप लेगा? देखिए, सोना-चांदी ने थोड़ी-सी लोगों को राहत दी है। हुँ, युद्ध जब से शुरू हुआ था उसके बाद से बल्कि 28 जनवरी 29 जनवरी से जो सोना-चांदी एकदम नीचे जाना शुरू हुआ। हुँ, पीछे लोगों ने बहुत लंबी उछाल देखी थी, उसके बाद लोग एकदम भौचक्के रह गए, ये क्या हो गया? और ख़ासकर जब से लड़ाई शुरू हुई, तब से सोना लगातार दबाव में रहा। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते थे, डॉलर की डिमांड बढ़ती थी, डॉलर इंडेक्स बढ़ता था, बॉन्ड यील्ड बढ़ती थी, जिसको हुँ, लेके सोना-चांदी के जो कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में ट्रेडर्स हैं, उनमें चिंता बढ़ती थी और लगातार बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर खड़े होते थे। इसकी वजह से आपने हमने सोने को $3900 तक भी जाते हुए देखा। अगर मैं बिल्कुल। भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करूँ तो ₹1,40,000 प्रति 10 ग्राम से नीचे जाते हुए देखा और चांदी भी साथ-साथ शैडो कर रही थी। हुँ, पर अभी पिछले हफ्ते 10 दिन से हुँ, एक राहत आई और ये राहत वैसे तो राहत आनी ही थी स्वाभाविक ही, हुँ, पर इस राहत में एक खास बात थी। वो खास बात पे मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा। हालाँकि ये तो मैं आपको पहले भी आपके पॉडकास्ट में मैं आया हूँ। मैंने कहा कि ये एक टेम्परेरी करेक्शन है, हुँ, कंसोलिडेशन है, मैंने आपको कहा था। मुझे तो यकीन था कि ये ऊपर जाएगा, पर इस करेक्शन में एक खास बात ये आई कि जिन सोने-चांदी के रिश्तेदारों ने हुँ, सोने-चांदी के साथ रुसवाई की हुई थी, यानी कि वो सोने-चांदी पर दबाव बनाए हुए थे, क्रूड ऑयल, हुँ, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, वो जब-जब ऊपर जाते थे, हुँ, सोना-चांदी नीचे जाता था। हुँ, पर इस बार खास ये हुआ कि वो लोग भी ऊपर बने रहे और सोना-चांदी भी ऊपर गया। हाँ, इसको अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ कि सोना-चांदी ने उन अपनी जो दबाव वाले फैक्टर्स थे, उनको दरकिनार करके यानी कि उनको इग्नोर करके और ऊपर की तरफ रुख किया है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं सोना अभी $4416 है। हुँ, भारतीय रुपयों में बात करूँ तो लगभग 1,55,000 के हाँ, आसपास ही बना हुआ है। अलग-अलग स्पॉट मार्केट्स में अलग होता है। एक 55 के एमसीएक्स के रेट की हुँ, बात कर रहा हूँ। और इस समय क्रूड ऑयल $90 के आसपास है। हुँ, डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुँच रही है और बॉन्ड यील्ड्स जो अमेरिका की होती हैं 10 साल की, वो 4.7 के आसपास पहुँच रही हैं। तो ये जो इस समय क्रूड ऑयल और बॉन्ड इंडेक्स बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के लेवल्स हैं, इस हिसाब से संध्या सोना इस समय 4000 होना चाहिए था, हुँ, जो अगर हम पिछले कुछ महीनों की हिस्ट्री देखें। पर सोने ने उल्टा 10% की छलांग लगा दी। जो मैं खास बात जो कह रहा था, वो खास बात ये हुई है कि सोने ने अब इन फैक्टर्स के चंगुल से हुँ, अपने आप को निकाला है और ऊपर की तरफ रुख किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों निकाला है? कि भई सोने-चांदी को ऐसा क्या हो गया कि वो इन सबको भूल गया, कहाँ इनकी गिरफ्त में था पूरी तरह से और एकदम से इनसे निकल कर भागा। तो उसके मैं कारण आपको बता देता हूँ कि मुख्य कारण रहा कि अब जो सोने-चांदी के ट्रेडर्स हैं न्यूयॉर्क में, क्योंकि हुँ, न्यूयॉर्क में इसकी प्राइस डिस्कवरी होती है ज़्यादातर। उनको ऐसा लगा कि एक वर्ल्ड वॉर 3 का पटल भूमिका बन रही है। हुँ, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, हालाँकि ये लड़ाई ईरान-अमेरिका की आपको लग रहा होगा लोगों को कि रुकी हुई है, पर मैं बता दूँ कि रुकी हुई नहीं है, जियोपॉलिटिकल पे अभी आएँगे। तो एक तो हुँ, उनको जियोपॉलिटिकल रिस्क दिखाई दे रहे हैं। दूसरा उनको ये दिखाई दे रहा है कि अब क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हैं नवंबर में, तो उनको ये लग रहा है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप महँगाई तो नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, तो अगर महँगाई नहीं बढ़ने देंगे तो फेड रेट नहीं बढ़ाएगा हुँ, और फेड अगली मीटिंग में रेट नहीं बढ़ाएगा तो सोना-चांदी के लिए फ़ेवरेबल है। दूसरा कारण ये रहा। हुँ, तीसरा एक और कारण रहा संध्या बहुत बड़ा, चाइना फैक्टर, क्योंकि चाइना ने इस कदर बाइंग करी है हुँ, और जो अभी मुझे लेटेस्ट जानकारी आई, उसमें मुझे पता लगा कि जो ऑफ़िशियल तौर पर चाइना की बाइंग के आंकड़े हैं, हकीकत में उससे कहीं ज़्यादा हैं। हुँ, यानी कि चाइना ने बिना दुनिया को बताए या यूँ कहूँ कि चोरी-छुपे, हाँ, बिना पब्लिक डोमेन में लाए चाइना ने बाइंग करी है। अब ये आप पूछना चाहेंगे कि भई इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये कोई, हुँ, चाइना तो एक इतना बड़ा देश है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? तो बड़ी सीधी-सी कारण है कि चाइना को लगा अगर हम बता के इतना लेंगे, हुँ, तो इसके भाव बढ़ जाएँगे, फिर हमें ये महँगा मिलेगा और हम आगे की जो रणनीति बना रहे हैं सोने को लेके, हुँ, वो रणनीति हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता लगा, भई किसी को नहीं बताया? तो मैं और मेरी टीम लगातार जो इंटरनेशनल गोल्ड की स्पॉट मार्केट के मूवमेंट्स होते हैं, यानी कितने टन सोना कहाँ से गया। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो दुनिया भर ने 865 टन के आसपास का सोना खरीदा साल भर हुँ, में। अगले साल 950 का अनुमान है। पर मैं आपको ऑफिशियल बताऊं तो चाइना अकेले ने इतना खरीदा है, हुँ, जबकि चाइना का आप ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो शायद सारा मिला के 200-250 टन के आसपास आएगा। पर ऑफिशियली उन्होंने 865 और शायद इससे भी ज्यादा खरीदा हो। ये भी एक पीछे खबर आई संध्या, कि चाइना के पास अनऑफिशियली हुँ, यानी कि अपने देश से बाहर करीब 30,000 टन सोना रखा हुआ हुँ, है। तो
अब देखिए, क्योंकि है क्या कि चाइना से आप सही खबर तो निकाल नहीं सकते, हम्म। पर गोल्ड की जो मूवमेंट होती है उससे अंदाजा लगता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब खरीदा जाएगा तो उससे प्राइस हार्ड होती है। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन रही है। हम्म। दूसरा इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से सोना दबाव में था कि हाँ। इन्फ्लेशन होगी तो फेड रेट बढ़ाएगा, फेड रेट हम्म। बढ़ाएगा तो सोना नीचे जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ती है, हम्म। जो कि दुनिया भर में इस समय खतरा बना हुआ है, बिल्कुल। उस खतरे को देखते हुए अब सोने चांदी के जो निवेशक हैं, हम्म। ट्रेडर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी गिरेगी, वैल्यू ऑफ डॉलर गिरेगी, और वैल्यू ऑफ डॉलर गिरेगी तो सोना इसमें ऊपर आता है। और आखिर में जो कारण रहा, अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को यह भी लगने लगा है कि डॉलर की कमजोरी लगभग तय है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, हाँ। 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो गया है। तो उनको लग रहा है कि करेंसी कमजोर होगी और डी डॉलराइजेशन की तरफ जब देश जाएंगे, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के भी खरीद रहे हैं, हम्म। तो ऐसे में सोना जो है मेजर ऑफ वैल्यू आएगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ। तो ये कुछ कारण रहे जिस वजह से आपको ये 10% का उछाल सोने में और 15% का उछाल चांदी में दिखाई दे रहा है। चांदी ने और तेज छलांग मारी, क्योंकि चांदी तेज चलती है और तेज हम्म। गिरती है, उठती भी तेज है, गिरती भी तेज है। तो हमेशा आपको सोने चांदी की जो ग्रोथ होती है उसमें ये फर्क नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है लोगों को अब, जो लोग लगातार सुन रहे थे कि भाई डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड की वजह से, आपको याद होगा हमने भी बात करी थी क्रूड ऑयल की वजह से, हाँ। और मैं वो पहला व्यक्ति था जिसने 23 जून को एक अन्य प्लेटफॉर्म पे ये बात बोली थी। पब्लिक डोमेन में है, मेरा जो चैनल है उस पर जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। हम्म। उसमें मैंने ये बात बोली थी 23 जून को कि एक समय जल्द ऐसा आएगा जब सोना चांदी अपने इन रिश्तों को तोड़कर, ये हम्म। रिश्ते जो बॉन्ड यील्ड से थे, हम्म। जो डॉलर इंडेक्स से थे, जो क्रूड ऑयल से थे, इन रिश्तों को तोड़कर और बाहर निकल जाएगा। और अब कुछ कुछ वैसा होता लग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा संध्या कि हो चुका है ऐसा, हम्म। पर इसके संकेत अब मिलने शुरू हो गए कि सोना अपनी चाल चलेगा, होती रहे जो बॉन्ड यील्ड है, होता हाँ। रहे जो डॉलर इंडेक्स है, क्रूड ऑयल होता रहे, हम सोना चांदी तो अपनी चाल चलेंगे, और हम सोना चांदी तो पूरे विश्व की सिचुएशन को देख के चलेंगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, आपने कई सारे फैक्टर यहाँ पर बोले। जैसे कि आपने चाइना का भी ज़िक्र किया कि चाइना बहुत हद तक चीज़ें छिपा रहा है, जो क्या लग रहा है कि आने वाले वक़्त में क्या चाइना पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस को ही ठेंगा दिखाना चाहता है? उसी को धूल चटाना चाहता है, या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी उसके मन में चल रही है? देखिए, चाइना को इस बात पर निश्चय हो चुका है कि यूएस यूएस नहीं रहेगा जैसा है। हुँ। उसको पता है कि इनकी करेंसी भी डूबेगी और इनका इनका देश भी डूबेगा। हुँ। चाइना को लगभग अंदर ये तय है। और उसको ये पता, आपको पता है कि दुनिया भर में 60-70% ट्रेड डॉलर में होता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी डॉलर में होते हैं। बिल्कुल। कहीं कभी-कभी तो 80-90% तक भी पहुंच जाते हैं। तो डॉलर का एक तरह से कॉलोनाइजेशन है दुनिया के ऊपर, आर्थिक रूप से। हुँ। डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हुँ। किसी दिन अलग से डॉलर के बारे में बात करेंगे। ब्रेटन वुड जो 1944 में हुई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फिर 1971 में क्या हुआ, उसके ऊपर अलग से हम इस पे चर्चा करेंगे। पर जो डॉलर का दबदबा है, हुँ। चाइना को ये पता है कि ये दबदबा समाप्त होगा। और अगर ये दबदबा समाप्त होता है संध्या, तो फिर आप देखिए कि मान लीजिए थाईलैंड को और स्वीडन से डील करना है। मैं कोई भी दो देश रैंडम उठा रहा हूं। थाईलैंड में बाहत चलता है, हुँ। स्वीडन में क्रोमा चलता है। अब मुझे मान लीजिए थाईलैंड को स्वीडन से माल लेना देना है, तो कैसे तय करेगा कि कितने बाहत हम लें या दें, या कितने क्रोमा हम दें या लें? मतलब मैं सामान बेच रहा हूं तो वो कहेगा इतने क्रोमा का है, तो थाईलैंड कहेगा भाई हम आपको पेमेंट करेंगे बाहत में, वो कहेगा बाहत में हम क्यों क्यों पेमेंट लेंगे? तो डॉलर एक बीच में ऐसा मेजर ऑफ वैल्यू था हुँ। कि भाई क्रोमा में इतने डॉलर आते हैं, बाहत में इतने डॉलर आते हैं, तो दोनों करेंसी की वैल्यू आपस में तय हो जाती है। आप हुँ। मैथमेटिकली इसको समझ रहे हैं तो सोना ये जगह ले लेगा। हुँ। यानी कि ये जो मेजर ऑफ वैल्यू है, ये सोना करेंसी नहीं बनेगा, पर जिस देश के पास, चाइना को ये पता है जितना ज्यादा सोना होगा हुँ। उसकी करेंसी उतनी मजबूत होगी। चाइना ने ये बात बिल्कुल पक्की निश्चय कर ली है, हुँ। और एक रणनीति के अनुसार चाइना सोना और चांदी दोनों को इकट्ठा कर रहा है। उसको ये भी पता है संध्या कि सोना समाप्त हो जाएगा 15-20 साल में। हुँ। और चाइना बहुत दूर की सोच के चलता है। जब रेयर मेटल्स इकट्ठे किए थे तो हुँ। उसने यही सोच के किए थे। अब देखिए चाइना कितनी डोमिनेटिंग पोजीशन में रेयर हाँ, मेटल्स हाँ, के। बिल्कुल। तो चाइना चाहता है कि हम दुनिया का ज्यादातर सोना अपने पास दबा के बैठ जाएं, हुँ। जिससे हमारा जो युआन है, जो उनकी करेंसी है, और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग। एक वक्त पे मजबूत हो जाए और हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। और मुझे लग रहा है जो लोग हमको सुन रहे हैं, हाँ। अब मैं जो बात लोगों पे अप्लाई करती है, तो चाइना की बात रही, वो जो करता है करता रहे। हुँ।
पर लोग जो सुन रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सोने में निवेश करिए, ये तो हम इस शो पे नहीं बोलेंगे, हम ये तो हुँ, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र से। पर हम जब स्टॉक मार्केट सुबह खुलती है तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि आज हुँ, अमेरिका की मार्केट कैसे बंद हुई, कैसे खुली, तो हुँ, उससे भारतीय मार्केट क्यों लेती है, CUE बोलते हैं। हुँ, तो आपको अगर एक क्यों मिल रहा है, आपको एक इशारा मिल रहा है वहाँ से कि चाइना जो कर रहा है, क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये निर्णय आपको करना है। बिल्कुल। सर, जैसे कि कहीं न कहीं चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, इस पर हम इन डेप्थ में बात करेंगे, कभी जब हम पॉडकास्ट करेंगे जी, तो। लेकिन सर, जिस तरीके से अगर मैं मार्केट पर आऊँ, क्योंकि देखिए अमेरिका के अब जो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन डेटा है, उस पर सबकी नज़र रहने वाली है। अब वो किस तरीके से तस्वीर आएगी, जैसे कि आपने कहा कि डेट बहुत ज़्यादा है, जिसको कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प डिनाई कर देते हैं। तो क्या सिचुएशन आपको लग रही है कि जब ये डेटा आएँगे, उसके बाद क्या तस्वीर हो सकती है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय फंसे हुए हैं बुरी तरह, हुँ, क्योंकि वो ईरान का जो युद्ध है, उसमें अब उन्होंने नई एक स्ट्रैटेजी 1-2 दिन से मुझे सुनने में आया वहाँ की कुछ मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ने लिखा है अमेरिका के, कि वो ईरान को आर्थिक हालात पर कमज़ोर आर्थिक हालात पे छोड़ देना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि ईरान ट्रेड नहीं कर पा रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और 10-15 लाख रियाल का 1 डॉलर हो चुका है, 60-70% इन्फ्लेशन आ चुकी है। सुनने में आया है कि ईरान में बहुत जगह खाने के सामान की कमी हो रही है। हुँ, ईरान में लोग हाय-हाय कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, जब जितनी बार दुकान पे जाते हैं रेट बढ़े मिल रहे हैं। हुँ, हर बार, हर दिन रेट बढ़ रहे हैं। तो ईरान की आर्थिक हालत खराब है, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पता है, तो वो उनको आर्थिक मार मारना चाहते हैं। हुँ, पर ईरान जो है पलट के वो फिर मिसाइल बीच-बीच में छोड़ देता है हुँ, अमेरिका को प्रोवोक करने के लिए कि आओ हमसे लड़ो। अब हुँ, ये लड़ो या मरो वाली लड़ाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि अब उनके नवंबर में इलेक्शन है हुँ, और उनके वहाँ जो रिपब्लिकन्स हैं, जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्राइमरीज़ में जो अमेरिका में प्राइमरीज़ होते हैं, जब मिड टर्म हुँ, होते हैं, तो हुँ, प्राइमरीज़ में उनके कैंडिडेट्स हारने शुरू हो गए। अभी मिशिगन में अमेरिका की एक स्टेट है वहाँ पर इलेक्शन हुआ और वहाँ पर एल सईद नाम के कैंडिडेट खड़े हुए। वो एक और पार्टी है, तीसरी पार्टी अमेरिका में, उसको प्रोग्रेसिव पार्टी कहते हैं। हुँ, वो डेमोक्रेट्स की सपोर्टेड थी। वो कैंडिडेट जीत गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बहुत बुरा-भला भी कहा कि ये तो कम्युनिस्ट है, ये हुँ, सोशलिस्ट है, ये वहाँ से जीत गया है। तो वो उनको हारना पसंद नहीं है, डोनाल्ड हुँ, ट्रंप को। ये एक बहुत ज़रूरी बात मैं बोल रहा हूँ और जिसको हारना पसंद नहीं होता ना, उसको जब हार का सामना करना पड़ता है, हुँ, तो ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा करता बिल्कुल है जो कि बौखला जाता है बिल्कुल वो। बौखला के और कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर सकता है जिसके हुँ, बारे में मैं अभी अभी कोई ज़िक्र करना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये जो आने वाले ढाई महीने हैं, हाँ, बाकी का अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ये बहुत ही हैपनिंग जिसको कहते हैं होने वाले हैं। और पर एक बात पक्का है संध्या कि अगर उनको इलेक्शन में नवंबर में जाना है हुँ, और उनकी मेजॉरिटी चली गई, बाय द वे जो इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स अगर वो नहीं जानते कि क्या, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये जो इलेक्शन है तो डोनाल्ड ट्रंप का भी इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन नहीं है ये। हुँ, ये वहाँ पर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा हाँ, होता है, उनके लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, हुँ, उनके राज्यसभा को सेनेट कहते हैं। हुँ, ये मैं भारतीय टर्म्स में बना रहा हूँ, समझने में आसानी रहे। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 2 साल के लिए होता है। 2 साल बाद मिड टर्म में उसका उसका टर्म खत्म हो जाता है, तो हुँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो पूरा ही इलेक्शन में जाता है। हुँ, और जो सेनेट है, उसमें जैसे राज्यसभा में बाय रोटेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिटायर होते रहते हैं, 6-6 साल के लिए आते हैं, हुँ, तो उसमें कुछ सीटें खाली होती हैं। अब अगर वो रिपब्लिकन मेजॉरिटी चली जाती है, ट्रंप तो 28 तक बने रहेंगे, हुँ, पर अमेरिका में उसको बोलते हैं वो एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएँगे। अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी आ गई, यानी कि कोई भी निर्णय वो कांग्रेस, वहाँ पर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, हमारे वाली कांग्रेस नहीं, बिल्कुल। वहाँ पर पार्लियामेंट को, तो कांग्रेस से कुछ भी वो अप्रूव नहीं करा पाएँगे। हुँ, तो ये उनके सामने बहुत ही विकट, वो तो बिल्कुल उनके जैसे ऐसे लगेगा कि राष्ट्रपति तो बैठे हैं, पर किसी काम के नहीं हैं, हुँ, कोई निर्णय नहीं, और ये सिचुएशन वो चाहेंगे नहीं। हुँ, अगर वो ये सिचुएशन नहीं चाहेंगे, तो वो चाहेंगे कि उनको वोट मिले, हुँ, और वोट मिले तो महँगाई नहीं बढ़नी चाहिए। हुँ, तो इसलिए क्योंकि वो महँगाई को नियंत्रण में रखेंगे, तो इससे लग रहा है कि फेड रेट नहीं बढ़ाएगा।